of Allah, the most beneficent, the most merciful. Today it's a session of computer science, and as we know that we are having this session of 1 month crash course program. और बेटा इसके क्रैश कोर्स प्रोग्राम को ऑलरेडी स्टार्ट हुए हुए कुछ दिन हो चुके हैं, but those students who have joined late this session, तो उनके लिए ये है कि बेटा आपके पास रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं। आप फेसबुक ग्रुप पे आप हमें हमारे जा सकते हैं, आप उसको ज्वाइन कीजिए, आप उसमें रिकॉर्डिंग्स देखिए। प्रीवियस हमारे जितने भी लेक्चर्स हो चुके हैं अब तक, तो वो तमाम लेक्चर्स वहाँ पर मौजूद हैं। लेट्स सपोज वी टॉक अबाउट इंग्लिश, तो इंग्लिश के इससे पहले जितने भी सेशंस हो चुके हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। इसी तरीके से साइंस और सोशल स्टडीज बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। मैथमेटिक्स, वालेकुम सलाम शकीला। मैथमेटिक्स बेटा तो मैथ्स के भी ऑलमोस्ट हमारे 6-7 सेशंस हो चुके हैं, जिसमें से हमने सेट्स पे काम किया था, हमने बेस 2 नंबर सिस्टम्स पे काम किया था, हमने फ्रैक्शंस पे डिटेल में हमने काम किया था, काइंड्स हमने पढ़ी, उसके ऑपरेशंस पे काम किए थे, हमने अलजेब्रा पे काम किया था। इसके अलावा हमने कुछ इंफॉर्मेशन हैंडलिंग पे काम किया है, और LCMs एंड जी स्टडी, HCF, ये तमाम चीजें जो हमने इन पे काम हम कर चुके हैं। लेकिन स्टिल देयर इज मच वर्क रिमेनिंग एज वेल। तो आगे के जो हमारे सेशंस होंगे आज और कल, हम कंप्यूटर साइंस को हम देखेंगे, और इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट कि हम मैक्सिमम काम हम इसमें से कंप्लीट कर लें, उसको हम अचीव कर लें, उसको हम फिनिश कर लें विद बेटर अंडरस्टैंडिंग एज वेल। और उसके बाद फिर हम दोबारा मैथ्स की तरफ हम स्विच हो जाएंगे, राइट बेटा। तो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द मैथमेटिक्स हैव डन, और बाकी जो मैथ्स के कुछ एरियाज है लाइक मैट्रिसेस, हम उन पे काम करेंगे, हम एवरेज एंड परसेंटेज पे काम करेंगे, हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे काम करेंगे। इसके अलावा ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री का भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे। तो ये वो सेशंस हैं जो अभी हम फर्दर इन पे काम करेंगे। तो हम तमाम इंपॉर्टेंट एरियाज जो भी मैथ्स के हैं, जो टेस्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट हैं, हम उन पे हम बात करेंगे, उनको हम देखेंगे। बट थिंग इज दैट कि यू हैव टू टेक प्ले पार्ट फ्रॉम योर साइड एज वेल। जब तक आप खुद एफर्ट नहीं करेंगे ना बेटा, जब तक आप खुद काम नहीं करेंगे, तब तक आपको जो वो प्रॉब्लम जो है ना, वो अभी भी प्रॉब्लम रहेगा। तो हमारी तरफ से आपको इनपुट तो मिलेगा, लेकिन जब तक आप खुद उसको ग्रैब नहीं करेंगे, आप उस पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक बेटा आपके साथ थोड़ा बहुत जो वो इश्यूज होंगे। लेकिन अगर आप एफर्ट्स करेंगे, तो हमारी जो आपको गाइडेंस और जो आपके साथ काउंसलिंग रहेगी, तो इंशाल्लाह यू विल ट्राई डू योर बेस्ट इंशाल्लाह। PhD मैथ्स क्यों नहीं पढ़ा रहे बेटा? बिस्मा आपने ऐसी बात कर दी कि PhD का मैथ्स क्यों नहीं पढ़ा रहा। अब तक जो मैंने बात की थी वो इसी सवाल से रिलेटेड थी कि हम मैथ्स के इतने जो पोर्शंस हैं, इतने चैप्टर्स हैं, या इतने जो एरियाज हैं, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। मतलब हमने सेट पे बेटा बहुत डिटेल में बात की है, राइट जी। जी थैंक यू शकीला। सेट्स पे हमने बहुत डिटेल में बात की, जो कि PhD और JEST दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रैक्शंस पे हमने बात की है, जो कि PhD JEST दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसमें से अक्सर सवाल आते हैं, आपके पास 20 सवाल होंगे PhD मैथ्स। जी बेटा क्या डिफरेंट है बताएं मुझे। यस बिस्मा, PhD के इस मैथ्स में क्या डिफरेंस है? लाइक सीक्वेंस एंड सीरीज, ओके। जी, और क्या बेटा? सीक्वेंस एंड सीरीज। कायनात, मैंने आज समझे थे मैथ्स को 2 रिकॉर्डिंग, चले बहुत अच्छी बात है कायनात, आपने 2 रिकॉर्डिंग्स आपने सुनी है, तो डेफिनेटली आपके लिए काफी चीजें उसमें से अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई होगी ना। तो थिंग इज दैट कि हम खुद बात देखेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, चीजों को पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ हम आर्ग्यू करेंगे, तो बेटा फिर काम नहीं होने वाला ना। फिर आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, और आपको उन आर्ग्यूमेंट से फिर दूसरे भी सफर कर रहे होते हैं। बहुत अच्छी बात है कायनात, थैंक यू कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं। तो बिस्मा बेटा आप जो मैथ्स के, सिर्फ मैथ्स में सीरीज और ये वो नहीं है, ठीक है। PhD के मैथ्स में बहुत इंपॉर्टेंट है सेट्स, फ्रैक्शंस, आपके पास LCM, GCD, HCF, ठीक है, एवरेजेस, परसेंटेजेस, रेशियोज, मैट्रिसेस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। किसने आपको बोल दिया कि सिर्फ बस ये तमाम चीजें नहीं है, हम उस पर हम देखेंगे। थैंक यू कायनात। मेरा मेथड अगर आपको अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू वेरी मच। सर मैथ्स के FB ग्रुप में है प्रीवियस वन। जी हाँ बेटा, तमाम लेक्चर्स जो ऑलमोस्ट 6 से 7 लेक्चर्स हो चुके हैं, वो तमाम आपको वहां पर फेसबुक ग्रुप में आपको मिल जाएंगे। लेकिन ये चीज ध्यान में बिठाइएगा कि बाय द स्टार्ट ऑफ जो टेस्ट होगा, क्योंकि हमारा जो ऑलमोस्ट जो कोर्स चलेगा, तो आपको टेस्ट स्टार्ट हो चुके होंगे ना बेटा, तो तब तक आपका जो ये वीडियोस मौजूद होंगे। इसके बाद बाय डिफॉल्ट ये खुद से वो रिकॉर्डिंग्स वहां से खत्म रिमूव हो जाती हैं।
जी बेटा, आपकी रिकॉर्डेड क्लासेस से आपने ये लेक्चर्स देखे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो इसमें जो ना ये चीज कहने की कोई जरूरत नहीं है कि सर पीएचडी का मैथ्स डिफरेंट है। पीएचडी जेईएसटी के ऑलमोस्ट सिमिलर, सिर्फ लेवल का थोड़ा सा फर्क है। आपका 8वीं क्लास तक है और वो मैट्रिकुलेशन तक है। तो बेटा 8वीं के मैथ्स से ही ये तमाम चीजें हैं। कुछ मैं इसको फर्दर लेवल पे पढ़ा देता हूँ ताकि जेईएसटी भी हमारा कवर हो जाए और पीएचडी का भी हमारा साथ साथ काम होता रहे। ठीक है, सो प्लीज रादर देन स्प्रेडिंग इन नेगेटिव कमेंट्स और इस तरह की चीजें, आप जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ ज्यादा हैं। जो चीजें हो रही हैं पॉजिटिव, जो चीजें अच्छी हो रही हैं और जो चीजें समझ में आ रही हैं, आप उनकी बात करें और आप उस पर काम करें और दूसरों को भी आप जो है उसमें सपोर्ट करें, एक दूसरे की हेल्प करें। ओके, डॉक्टर मोहिनी इज ऑल्सो गोइंग टू जॉइन अस। फेयर कर रहे हैं साथ साथ, चले बेटा बहुत अच्छी बात है। आप जो जो फेयर कर रहे हैं, देखिए रोजाना का जो हमारा काम होता है, बाय द एंड ऑफ द सेशन विद इन अ मिनट आई थिंक मैं आप सबको वो पूरी फाइल जो है पीडीएफ में बनाकर आपको मैं शेयर कर देता हूँ, आपके साथ में भेज देता हूँ, ताकि आप उसको फेयर कर लें, आप उसको अंडरस्टैंड कर लें, फिर आप उसको प्रैक्टिस करेंगे, वहां से आप देख लें कि क्या चीज सर ने किस तरह से करवाई थी, ताकि वो फिर आपकी हो सके, काम कंप्लीट हो सके। चले बिनते सलीम आ रही हैं, चलो बहुत अच्छी बात है, थैंक यू बेटा। तो लेट्स स्टार्ट कंप्यूटर टुडे। आज हम कंप्यूटर सेशन हम चलाएंगे, इट्स फर्स्ट लेक्चर ऑफ कंप्यूटर साइंस। और बेटा मैं अबाउट आई विल डू कि आपके जो 9th क्लास के जो कंप्यूटर साइंस के जो पोर्शन है, उसमें ऑलमोस्ट में 2 लेक्चर्स के अंदर मैं इसको फिनिश करने की कोशिश करूंगा, राइट। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होंगी लाइक आपके पास शॉर्टकट कीज होती हैं, कुछ एमएस वर्ड और एक्सेल के कुछ ऑप्शंस होते हैं, तो वो मैं आपको इसका कुछ मटेरियल आपको विद वेरी लिमिटेड प्रिसाइज मटेरियल, बहुत आसान, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा आपका टेस्ट के लिए, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा। आप उसकी सेल्फ स्टडी कर लीजिएगा, आप उसको देख लीजिएगा जब भी आपको फ्री टाइम मिल जाता है, राइट बेटा। बाकी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं टेस्ट रिलेटेड भी, ऑलमोस्ट 5 सवाल आते हैं आपके कंप्यूटर के, ठीक है। तो उसमें से मेरे मैक्सिमम कोशिश होगी कि जितने भी वो 5 सवाल मैक्सिमम आ सकते हैं, तो हम उनको इन आज की और कल की क्लास में हम उनको कवर कर लें, हम उनको देख लें। चलें एग्जैक्टली बेटा, हमेशा काम आएगी आप लोगों के ये चीजें, राइट। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द टॉपिक। अब बेटा हम बात कर रहे थे कंप्यूटर साइंस की, तो देखिए यहाँ पर, जस्ट अ मिनट, आर यू ऑल रेडी? चलें, okay बेटा, so here we see we discuss something fundamentals of computer। पहले आज हम जो बात करेंगे, तो हम कंप्यूटर के फंडामेंटल्स हम देखेंगे कि बुनियादी चीजें क्या क्या हैं, किस चीज को हम कंप्यूटर कहते हैं, कंप्यूटर किस बला का नाम है, किसको हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो बेटा here we can see के okay, सो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। बट एक चीज ध्यान में बैठा दें कि कंप्यूटर किसी मशीन का नाम है, किसी इंसान का नाम नहीं है। कोई भी इंसान कंप्यूटर नहीं हो सकता। हाँ, इंसान कंप्यूटर से ज्यादा तेज हो सकता है, ये चीज ध्यान में बैठा दें, क्योंकि जो कंप्यूटर मशीन बनाई गई थी ना बेटा, उसका बनाने वाला भी इंसान ही था, और उसने इंसान को देखकर ही, अपने आप को देखकर ही उसने एक ऐसी मशीन बनाई कि जो बहुत रैपिडली एक्शन परफॉर्म कर सके, जो बहुत स्पीडली काम कर सके। लेकिन जैसे हम कहते हैं ना कि एरर इज ह्यूमन, तो इंसान है तो गलती तो होगी डेफिनेटली, लेकिन हम ऐसा चाहते थे कि एक ऐसी मशीन बनाए जिसमें गलती के चांसेस ना होने के बराबर हो, बहुत कम हो। तो उसके लिए बेटा एक मशीन बना दी गई जिसका जो बेसिक काम था, जो बेसिक मकसद था, वो था अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। मतलब इन शॉर्ट वी कैन से कि कैलकुलेशंस परफॉर्म करना या काउंटिंग का काम करना, वो इस मशीन का जो बेसिक थीम जो थी, उसका जो पर्पस था, जो उसका मकसद था, वो ये था, कैलकुलेशंस परफॉर्म करना। वर्ड कंप्यूटर को अगर आप देखेंगे बेटा, तो इट्स ये जो वर्ड है ये निकला है वर्ड कंप्यूट से। कंप्यूट मींस टू काउंट। तो एक ऐसी मशीन बनाई जाने की जरूरत थी जो काउंटिंग कर सके। अब आपके जहन में एक सवाल पैदा हो सकता है कि सर काउंटिंग का काम या कैलकुलेशंस का काम तो हम कैलकुलेटर के थ्रू भी कर सकते थे, राइट। लेकिन फिर उसके लिए कंप्यूटर क्यों, इतनी ज्यादा हैवी मशीन, इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव और कॉस्टली मशीन क्यों बनाई गई? तो बेटा इसका जवाब भी आपको आगे चल के मिलेगा कि हमने क्यों हम कंप्यूटर की तरफ गए। क्योंकि देखिए जो परफॉर्मेंसेस, जो एबिलिटीज, जो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्यूटर के पास को मौजूद हैं, वो कैलकुलेटर के पास नहीं थी।
कैलकुलेटर वाज वेरी मच लिमिटेड मशीन, लेकिन कंप्यूटर हमारे सिर्फ कैलकुलेशंस के अलावा और भी बहुत सारे काम परफॉर्म कर रहा होता है। आज हमारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है कंप्यूटर। अगर हम निकाल दें कंप्यूटर को अपनी जिंदगियों में से तो हमें ऐसा महसूस होगा कि हमारी जिंदगियां खत्म हो गई हैं, राइट। तो हमारे जिंदगी का कोई भी आप एरिया उठाकर देख लें, हमारा बिजनेस उठाएं, आप टेक्नोलॉजी उठाएं, आप ट्रेड उठाएं, आप डिफेंस उठाएं, कुछ भी आप कर लें, कंप्यूटर। जी बेटा हमीमा, आज कंप्यूटर की क्लास हो रही है बेटा। देखिए एक वक्त में एक ही क्लास हो सकती है, ठीक है। तो आज कंप्यूटर को कोई हम पढ़ रहे हैं तो इट्स योर कंप्यूटर सेशन टुडे, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर देख हम बात कर रहे थे कि कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन हम उसको कहते हैं, जिसका बेसिक पर्पस था अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करना। एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ टू डिफरेंट कंपोनेंट्स। अगर हम कंप्यूटर के कंपोनेंट्स की बात करें, कोई सवाल आ जाता है कि बेटा कंप्यूटर कितने कंपोनेंट्स, तो आपको पता होना चाहिए दो कंपोनेंट्स है बेटा कंप्यूटर के। पहला जो कंपोनेंट है हम उसको कहते हैं हार्डवेयर, और दूसरा कंपोनेंट है हम उसको कहते हैं सॉफ्टवेयर, राइट। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में अभी हम डिटेल में बात करेंगे, थोड़ा सा हम आगे चलेंगे। लेकिन यहाँ पर हम बात करते हैं कि भाई फंक्शंस कौन कौन से कंप्यूटर के, काम कौन से हैं, मतलब किन किन वेराइटीज के काम करता है कंप्यूटर। वैसे तो देखा जाए तो बहुत सारे काम है ना जो कंप्यूटर के को परफॉर्म कर रहा होता है, लेकिन वैरायटी की हम बात कर रहे हैं तो बेटा चार डिफरेंट फंक्शंस हैं जो कंप्यूटर परफॉर्म करता है। पहला फंक्शन जो है वो होता है कंप्यूटर का इनपुट लेना। मतलब इनपुट इज व्हाट, इनपुट इज समथिंग, सम काइंड ऑफ डेटा दैट यू प्रोवाइड टू द कंप्यूटर। जो हम काम करते हैं और वो काम या वो डेटा जो हम कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं बेटा, तो इस तरह की चीज को हम कहते हैं इनपुट। लेट्स सपोज आई एम टॉकिंग टू यू, सो व्हाट आई एम डूइंग, मैं आपको इनपुट प्रोवाइड कर रहा हूँ, राइट। तो आप उस इनपुट को फिर आप प्रोसेस कर रहे हैं, आप उस प्रोसेस करने के बाद आप उसको अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं, उसको अंडरस्टैंड करके फिर आप उसको स्टोर कर रहे हैं। सो दिस ऑल वर्क इज डन बाय द कंप्यूटर। इनपुट जब कंप्यूटर को प्रोवाइड होता है बेटा, तो उसके बाद उसको वो प्रोसेसिंग का काम करता है, उस डेटा को वो उस पर काम करता है, उसको प्रोसेस करता है, उसको एग्जीक्यूट करता है। एग्जीक्यूट करने के बाद कंप्यूटर आपको आउटपुट भी देता है कि बेटा ये आपने जो काम किया था वो ऐसा है, राइट। आउटपुट आप देखते हैं और उसके बाद उस आउटपुट को हम स्टोर भी कर लेते हैं, हम उसके पास स्टोरेज भी है। तो ये चार डिफरेंट फंक्शंस हैं। अगर सवाल आता है आपके पास के बारे में डिफरेंट फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर, तो आपको पता होना चाहिए कि ये चार बेसिक फंक्शंस हैं जो कि कंप्यूटर अपना परफॉर्म कर रहा होता है। आगे चलते हैं भाई। राइट, अब सॉफ्टवेयर देखते हैं बेटा। सॉफ्टवेयर क्या है और हार्डवेयर क्या है। सॉफ्टवेयर इज बेसिकली अ सेट ऑफ प्रोग्राम और एप्लीकेशन दैट यू रन ऑन योर कंप्यूटर बेटा। आप कोई भी, अब जैसे इस वक्त मैं आपको एक जो डिस्प्ले दे रहा हूं आपको, भाई किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू है, और उस सॉफ्टवेयर का काम नाम देते हैं पावर पॉइंट। अब पावर पॉइंट एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए से हम कोई एक स्पेसिफिक काम हम परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो सॉफ्टवेयर इज बेसिकली कमांड, सॉफ्टवेयर इज बेसिकली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। जो अब जैसे इस वक्त मैं आपसे बोल रहा हूँ ना बेटा, तो आई हैव सम काइंड ऑफ हार्डवेयर एज वेल। मेरे ये हाथ है बेटा, ये हार्डवेयर का काम करते हैं। लेकिन वो द वर्ड्स आई एम टेकिंग आउट फ्रॉम माय माउथ, तो वो अल्फाज है ना बेटा, वो आपके सॉफ्टवेयर है। जो आपकी सोच है वो आपका सॉफ्टवेयर है, जो आपके डिसीजंस है वो आपके सॉफ्टवेयर के थ्रू होते हैं। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि बेटा जो आपकी रूह है ना वो आपका सॉफ्टवेयर है, और आपकी जो बॉडी है वो आपका हार्डवेयर कहलाता है, राइट। इसी तरीके से हार्डवेयर इज व्हाट, हार्डवेयर आर फिजिकल कंपोनेंट्स, right, which are touchable, which you can drag from one place to another place। लेकिन सॉफ्टवेयर को हम ड्रैग नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर इज बेसिकली समथिंग which makes हार्डवेयर टू एबल टू वर्क ऑन, ठीक है। जब वो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मौजूद होता है तब हार्डवेयर चलना शुरू करता है। जिस तरह से शायर ने यहाँ पर कहा है कि आदम में जब तक दम ना था वो खाक था, आदम ना था। आदम में जब से दम हुआ वो खाक से आदम है। जब तक सॉफ्टवेयर नहीं होता तब तक आपका हार्डवेयर भी काम नहीं करता। तो हार्डवेयर की यूजेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए हमें सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, जो उसको बताता है कि किस हार्डवेयर को क्या काम परफॉर्म करना है। अब बेटा यहाँ पर देखिए चार कैटेगरीज हैं दोबारा से। जिस तरह से चार फंक्शंस की हमने बात की थी कंप्यूटर के, तो हार्डवेयर की भी चार कैटेगरीज हैं अकॉर्डिंग टू द फंक्शंस, क्योंकि जितने फंक्शंस होंगे वही काम आपके हार्डवेयर को परफॉर्म करना पड़ेगा। अब पहला जो फंक्शन था उसका इनपुट लेने का, तो आप देखें इनपुट हम कौन कौन से डिवाइसेस के थ्रू दे सकते हैं बेटा। कीबोर्ड इज एन इम्पोर्टेंट काइंड ऑफ, ये देखें आपके सामने ये कीबोर्ड है। ये एक ऐसी डिवाइस है जो कि आपको डेटा प्रोवाइड करती है कंप्यूटर को। वन क्वेश्चन इन पीएसटी क्वेश्चन which comes in Urdu and English, please confirm।
जी बेटा, उर्दू में आएगा या फिर इंग्लिश में आएगा, तो मेरा ख्याल है ये कोई इतना परेशानी वाली बात नहीं है अगर उर्दू में आता है या इंग्लिश में आता है। लेकिन अब तक जो बेटा जो सैंपल पेपर मिला है उसमें इंग्लिश में ही है ना। तो व्हाट आई गेस कि आपके पास इंग्लिश और दो कंप्यूटर आई मीन उर्दू दोनों ऑप्शंस आपके पास मौजूद होंगे। तो आप जो जिस लैंग्वेज में आप ज्यादा कंफर्टेबल हैं आप उसको पढ़ें और आप उसके जवाब दे दें। बट व्हाट आई एम गोइंग टू डू कि मैं आपको साथ साथ उर्दू में वो तमाम चीजें क्लियर करवा रहा हूँ ताकि आप उसको समझ सकें। कंप्यूटर बेटा प्योरली इंग्लिश ही है, ठीक है। चाहे हम हार्डवेयर की बात करेंगे, सॉफ्टवेयर की बात करेंगे, कुछ भी हम करें तो वो इंग्लिश में ही है, ठीक है। तो टेस्ट भी आपका मोस्ट प्रोबेबली इंग्लिश होगा, लेकिन शायद आपके पास उर्दू का ऑप्शन भी उसमें मौजूद होगा। तो मेरा ख्याल ये नवाब खातून थोड़ा सा इस पे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। चले, तो बेटा हम इनपुट की हम बात कर रहे थे। अब ऐसे डिवाइसेस जिनके थ्रू हम कंप्यूटर को डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं, उसमें से एक एग्जांपल है कीबोर्ड की, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। कीबोर्ड के बगैर काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा माउस है जिसके थ्रू हम डेटा प्रोवाइड करते हैं कंप्यूटर को, हम बटन्स को प्रेस करते हैं, हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं कुछ भी एक्सवाइजेड। इसके अलावा एक और डिवाइस है जिसको हम कहते हैं स्कैनर बेटा। स्कैनर इज अनलाइक प्रिंटर। अब प्रिंटर के थ्रू हम क्या करते हैं कि हम सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट कर लेते हैं ना बेटा, आपके पास हार्ड कॉपी मिल जाती है, आउटपुट मिल जाता है। लेकिन स्कैनर इज व्हाट कि अगर आपके पास कोई प्रिंटेड पेपर मौजूद है, कोई तस्वीर मौजूद है, तो आप उसको सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब हार्ड कॉपी को आप सॉफ्ट कॉपी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। इट्स अनलाइक प्रिंटर। तो स्कैनर भी बेटा एक ऐसी डिवाइस है जिसको हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। आगे चले तो हमारे पास कैमरा आता है। कैमरा के थ्रू हम तस्वीरें बनाते हैं और उसको उन तस्वीरों को फिर हम कंप्यूटर की तरफ शिफ्ट करवा देते हैं। माइक है, जो मैं यहाँ पर आपके साथ बात कर रहा होता हूँ, वो मेरी आवाज जो है वो आपके ट्रैवल करके आप तक पहुंचती है। तो बेटा इस तरह के डिवाइसेस को हम कहते हैं इनपुट डिवाइसेस, राइट। फिर हम देख लेते हैं आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस आर दोस काइंड ऑफ डिवाइसेस जिसके थ्रू हम अपना आउटपुट चेक कर रहे होते हैं, हम अपना रिजल्ट चेक करते हैं। आपने जैसे ही कीबोर्ड से ए का बटन प्रेस किया तो फौरन से आपकी स्क्रीन पर ए प्रेस होकर आ जाता है, ए प्रिंट होकर आ जाता है। सो दिस इज व्हाट कि कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस था और आपकी जो स्क्रीन थी, जो आपका माउस मॉनिटर था, आपका जो प्रोजेक्टर था, आपकी जो स्क्रीन है बेटा, वो आपको आउटपुट का काम दे रही है, आपको वो रिजल्ट दिखा रही है कि जो आपने टाइप किया था, जो आपने काम प्रेस किया था, वो उसका ये है। प्रिंटर इज ऑल्सो काइंड ऑफ आउटपुट डिवाइस जिसके जरिए से हमें रिजल्ट मिलता है, हम उसको चेक कर सकते हैं। प्लॉटर है, प्लॉटर इज ऑल्सो काइंड ऑफ प्रिंटर बेटा, लेकिन ये ऐसा प्रिंटर होता है जिसमें हम बड़े बड़े मैप्स और पैनाफ्लेक्सेस को हम प्रिंट कर सकते हैं। जी सना, प्लॉटर मैं बता रहा हूँ, वही आपको मैं क्लियर करवा रहा था कि ऐसे ही ऐसा प्रिंटर होता है जिसके जरिए से हम ह्यूज प्रिंट्स, मतलब अगर हम देखें मैप्स, आपने देखे होंगे ना, पूरे पूरे वॉल के मैप्स भी आते हैं आपके पास, पूरे टेबल के साइज के मैप्स होते हैं, ह्यूज साइज के जो मैप्स होते हैं, पेनाफ्लेक्सेस होते हैं, तो उसके लिए बेटा प्लॉटर इस्तेमाल होता है और उसके थ्रू हम प्रिंट करवाते हैं। तो प्रिंटर इज व्हाट, जी बिल्कुल, प्रिंटर इज व्हाट, प्रिंटर तो आपके ऑफिस यूज के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है। और इसके अलावा हम जो इसमें व्हाट वी कैन से घर के लिए हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन प्लॉटर्स जो है वो अक्सर इंडस्ट्रीज में और जो प्रोफेशनल जो काम कर रहे होते हैं उनके पास इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से स्पीकर है बेटा, जो मैं माइक में बात कर रहा होता हूँ वो आप अपने स्पीकर में सुन रहे होते हैं। तो स्पीकर इज योर इनपुट डिवाइस एंड माइक सॉरी आउटपुट डिवाइस एंड माइक वाज योर इनपुट डिवाइस। सो एटसेट्रा, दीज वर सम काइंड ऑफ डिवाइसेस। इसके अलावा देखिए बेटा, उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट काम आता है प्रोसेसिंग करने का। अब जैसे आप बिरयानी बनाने जाते हैं बेटा, तो आप क्या करते हैं कि सबसे पहले आप इनपुट की आप देखते हैं कि बेटा क्या लिस्ट में मौजूद है, मेरे पास चिकन मौजूद है, मेरे पास चावल मौजूद है, मेरे पास मसाले XYZ तमाम चीजें आप देख लेते हैं ना। फिर उन मसालों को फिर हम क्या करते हैं बेटा, प्रोसेस करने का टास्क आता है, काम आता है कि अब इन सबको मिलाकर क्या क्या करना है। पहले प्याज पकानी है, फिर उसमें मसाले मिलाने हैं XYZ। रिपीट कर लूँ, चले बेटा रिपीट कर लेते हैं जी। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एग्जैक्टली बेटा, प्रोसेस इज योर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बेटा प्लॉटर और प्रिंटर की अगर हम बात कर लेते हैं, शायद इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन है। तो प्रिंटर देखिए एक ऐसी डिवाइस होती है जो आपके सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करके दे देती है। मतलब ये इस वक्त जो आपके सामने स्लाइड चल रही है, आप इसको प्रिंटर के थ्रू आप इसको हार्ड कॉपी में कन्वर्ट कर सकते हैं। प्लॉटर क्या होता है, प्लॉटर एक ऐसा प्रिंटर होता है जिसके जरिए से हम बड़े ह्यूज पेनाफ्लेक्सेस बना सकते हैं, हम मैप्स को हम प्रिंट करवा सकते हैं। मतलब रादर देन वर्किंग विद A4 साइज पेजेस या जो हमारे मल्टीपल डिफरेंट साइजेस के A5 साइज के पेपर्स होते हैं, लीगल साइज के पेपर होता है, एनवेलप साइज के पेपर होते हैं, तो हम प्लॉटर में बेटा जो मीटर्स में जो आपके पास मैप्स होते हैं या फिर पैनाफ्लेक्सेस होते हैं, हम उनकी प्रिंटिंग का काम हम प्लॉटर के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर मोहिनी, इज इट क्लियर नाउ बेटा?
आपने एमबीबीएस किया हुआ है? चले, वेलकम। ठीक है, तो फिर बेटा ये डॉक्टर मोहिनी कहाँ से आ गया अगर आपने एमबीबीएस नहीं किया? आई वाज थिंकिंग कि चले डॉक्टर बनने के बाद अब आप टीचर बनने जा रही हैं। चले, प्रोसेस का बेटा जो हमने बात की थी, अब देखिए इंसान जो है वो एक अल्लाह की बनी हुई मखलूक है। एमबीबीएस के अलावा फील्ड्स भी चले बेटा होंगी। बीडीएस, ठीक है ठीक है, आप बीडीएस कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो इंसान के पास एक अल्लाह ने एक मशीन दी है जो ये दोनों काम परफॉर्म करती है, मतलब प्रोसेसिंग का भी और स्टोरेज का भी, ये दोनों काम। लेकिन इंसान की जो मशीन बनाई हुई मशीन है ना बेटा, वो लिमिटेशंस के साथ मौजूद है। तो प्रोसेसिंग के लिए हमारे पास एक अलग मशीन है और उसके अलावा स्टोरेज के लिए हमारे पास एक अलग मशीन है। लेकिन हम दोनों चीजों का काम हम एक ही जो दिमाग के अंदर जो आप सॉरी आपकी खोपड़ी के अंदर जो एक हार्डवेयर होता है बेटा, जिसको हम दिमाग कहते हैं, तो वो आपके ये तमाम काम परफॉर्म कर रहा होता है। अक्सर हमें जो ना ये दिमाग से रिलेटेड बातें टीचर से सुनने के लिए मिलती है क्लास के अंदर। ठीक है, तो प्रोसेसिंग का काम बेटा परफॉर्म होता है आपके दिमाग से, हम उसको सोचते हैं और उसके बाद सोचने के बाद हम उसको अपने डिसीजंस को, अपनी याददाश्त को फिर हम स्टोर भी कर लेते हैं। इसको हम फर्दर आगे डिस्कस भी करेंगे। जो प्रोसेस स्टोरेज की बात आती है तो हमारे पास कुछ स्टोरेज ऐसी होती है जो शॉर्ट टर्म होती हैं, कुछ टाइम के बाद वो खत्म हो जाती हैं, वैनिश हो जाती हैं, और कुछ ऐसी मेमोरीज होती हैं जो हमें सालों तक याद रहती हैं बेटा। तो इसी तरीके से कंप्यूटर के पास वो दो तरह की मेमोरीज हैं। तो बेसिक मेमोरीज जो वो दो तरह की हैं। पहली मेमोरी जो प्राइमरी मेमोरी हम उसको कहते हैं, दैट इज कॉल्ड, कब का सर इशरत आप क्या कहना चाह रही हैं? जी मदीहा, आपने भी हैंड रेस किया हुआ है। इशरत भी कुछ कह रही हैं, आई एम नॉट गेटिंग हर कि वो क्या है, लेकिन बहरहाल चले आप बता दीजिएगा। जी, प्राइमरी मेमोरी की हम बात कर रहे थे बेटा, स्टार्टिंग मेमोरी के जिसमें कंप्यूटर सबसे पहले डेटा को उठाकर वहां पर प्राइमरी मेमोरी के अंदर रख देता है, तो उसको हम कहते हैं बेटा रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम को हम वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं, क्योंकि जब तक आपके पास उस पर करंट मौजूद होता है, जब तक उसमें वोल्टेज मौजूद होती है, तब तक वो काम कर रहा होता है, उसके बाद वो वहां से खत्म हो जाता है। इनपुट का डिवाइस में कब का समझ नहीं आया? अच्छा, इनपुट डिवाइस से आपको समझ में नहीं आया है। कीबोर्ड की सादिया कह रही हैं कीबोर्ड जो है वो कह रहे हैं आई थिंक। अच्छा, केबी क्या है? अच्छा, आप कीबोर्ड आप वो केबी को कह रही हैं, कीबोर्ड को कह रही हैं बेटा। बेटा केबी इज बेसिकली कीबोर्ड इन शॉर्ट, मैंने इसको लिख दिया था। लेकिन मैंने जब बात की थी तो मैंने इसको समझाया था कि व्हाट इज दैट कीबोर्ड। एक ऐसा बोर्ड होता है जिसके अंदर मल्टीपल कीज मौजूद होती हैं बेटा, 106 का तकरीबन आपके पास कीज हैं, कहीं पर 109 कीज भी मेंशन है, तो आप वो फिर जो है ना वो कंफर्म कर लीजिएगा। राइट, इसमें हमारे पास मुख्तलिफ तरह की कीज होती हैं, कुछ आपके पास अल्फा मतलब न्यूमरिक कीज होती हैं, कुछ हमारे पास अल्फाबेटिक कीज होती हैं, कुछ अल्फा न्यूमरिक कीज होती हैं, कुछ नेविगेशन कीज होती हैं, कुछ फंक्शन कीज होती हैं। तो ये तमाम कीज मिलकर आपका एक जो है वो कीबोर्ड बन जाता है। राइट, तो हम बात कर रहे थे स्टोरेज की, तो काइंडली बेटा तमाम चीजों को आप साइमल्टेनियसली लेके चलें। आप फिर पिछले आप सवाल करेंगे तो फिर मुझे फिर दोबारा से रिपीट करना पड़ रहा है। देखिए, एक सवाल अगर कोई रह भी गया है ना, तो उसको नोट कर ले, फिर आप फौरन से रिकॉर्डिंग पे चले जाइएगा, वहां से आप उसको सुन सकेंगे, तो आपका सवाल का जवाब मिल जाएगा, क्योंकि विद इन अ लिमिटेड टाइम आई हैव टू डू लॉट ऑफ वर्क। माइक बेटा, माइक एक ऐसा जो है एक ऐसी हार्डवेयर है आपका, जो कि आपने अक्सर देखा होगा हेडफोन्स के साथ आपका माइक भी लगा होता है ना, तो आपके साउंड को, आपकी आवाज को फिर वो ट्रैवल करवाता है, उसको डिस्क्रीट फॉर्म में कन्वर्ट करके आपके साउंड वहां तक पहुंचाता है जहां पर आप बात करना चाह रहे हैं। जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ तो मेरे माइक के थ्रू आपकी आवाज आपके पास जा रही है और आप स्पीकर से मेरी आवाज सुन सकते हैं। अब वो आपके स्पीकर चाहे लैपटॉप के हो, चाहे आपके वो मोबाइल के आपके स्पीकर हो, तो उनके थ्रू। तो अब माइक इज अ काइंड ऑफ डिवाइस जो कि उस डेटा को कंप्यूटर की तरफ प्रोवाइड कर रहा है, भेज रहा है। राइट, इस वजह से वो इनपुट डिवाइस कहलाता है। और जो आपके स्पीकर होता है वो ऐसी डिवाइस होती है जो आपके आवाज को कंप्यूटर से आप तक पहुंचाती है, मतलब आपको आउटपुट दे देती है, आपको रिजल्ट दे देती है। सो दिस इज द रीजन हम उसको आउटपुट डिवाइस हम कहते हैं। जी मदीहा, बिल्कुल, दिस इज योर माइक। राइट बेटा, सेकेंडरी मेमोरी क्या है, मैं उसी की तरफ आना चाह रहा था सना, तो थोड़ा सा वेट कर लें। जी, प्राइमरी मेमोरी की हम बात कर रहे थे। रैंडम एक्सेस मेमोरी इज, या फिर वोलेटाइल मेमोरी, या फिर हम प्राइमरी मेमोरी कुछ भी हम इसको कह सकते हैं। इसके बाद सेकेंडरी मेमोरी बेटा होती है जो कि उस डेटा को, प्राइमरी मेमोरी के डेटा को हम जब हम परमानेंटली स्टोर कर लेते हैं तो वो हमारा सेकेंडरी मेमोरी के अंदर चला जाता है। मतलब दिस इज कॉल्ड परमानेंट स्टोरेज। प्राइमरी मेमोरी आपकी टेम्पररी स्टोरेज है और ये आपकी परमानेंट स्टोरेज है।
मतलब इसके अंदर जो डिफरेंट ड्राइव्स होती है ना, तो हम उन ड्राइव्स के अंदर अपने डेटा को स्टोर करना शुरू करते थे, सी ड्राइव, डी ड्राइव एंड ई ड्राइव। तो सी ड्राइव में यूजुअली आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रिजाइड कर रहा होता है, आपका जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो रिजाइड कर रहा होता है। बाकी आपके पास जो ड्राइव्स होती हैं डी और ई और एफ व्हाटएवर, तो उसके अंदर हम अपने डेटा को हम सेव करते हैं। जिस तरह से बुक शेल्फ आपके पास मौजूद होती है बेटा, तो आपको पता होता है कि कौन सी बुक में मेरी कौन सी शेल्फ के अंदर कौन से अलमारी के कौन से खाने में मौजूद है, तो आप वहां से उसको आप रिट्राइव कर लेते हैं, आप उसको निकाल के फिर आप दोबारा उसको स्टोर भी कर लेते हैं। तो इस दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ HDD, मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव, एंड रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके अलावा एक और मेमोरी होती है जो कि हम उसको भी सेकेंडरी मेमोरी में कंसीडर करते हैं, दैट इज कॉल्ड रोम। रोम इज रीड ओनली मेमोरी बेटा, ये प्रोग्रामेबल मेमोरी होती है जो आपके बायोस की, मतलब जिसको हम कहते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, तो उसके साथ ये प्रोग्राम्ड होती है ऑलरेडी, आप उसको कुछ भी नहीं कर सकते, आप उसको सिर्फ रीड कर सकते हैं। जो आप अक्सर आप डिलीट की प्रेस करते हैं या फिर F2 की प्रेस करते हैं, तो हम फिर बायोस में चले जाते हैं, ब्लू कलर की आपकी स्क्रीन आती है जो आपको बताती है कि आपके हार्ड डिस्क कितनी मौजूद है, आपके पास रैम कितनी मौजूद है, आपका प्रोसेसर कौन सा है, आज डेट क्या हो रही है, आपके जो तमाम बेसिक इंफॉर्मेशन होती हैं वो आपके वहां पर इसके अंदर मौजूद होती है, जिसको हम कहते हैं रोम, रीड ओनली मेमोरी। तो हम उसको वहां से जस्ट रीड कर सकते हैं। राइट, सो शुड आई गो अहेड बेटा, आगे चलें? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो अभी भी आप पूछना मुझसे जल्दी से। सना, आर यू क्लियर विद HDD नाउ? चले तैयबा, वेरी गुड, नाइस। देखिए बेटा, ये देखिए आपके सामने ये दोनों तस्वीरें हैं। इरफान फरहान आज कह रही है कि नो क्लियर नहीं है शायद ये। चले बेटा, जो भी आपका सवाल हो, आपने मुझसे पूछा नहीं है, लेकिन आप दोबारा से देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा। बेंटेन आ रहे हैं हमारे पास, रुस्तम साहब आ रहे हैं भाई। तो यहाँ पर बेटा ये देखिए, ये जो आपको ग्रीन कलर की चिप नजर आ रही है, इस चिप को हम कहते हैं रैम, मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि आपके मदरबोर्ड के ऊपर एक जो स्लॉट होती है उसके अंदर यहाँ पर ये फिक्स होती है। इसी तरीके से एक ये जो आपके पास फ्लैट टाइप की एक जो नजर आ रही है रेक्टेंगल, बेटा इसको हम कहते हैं HDD या फिर हार्ड डिस्क ड्राइव। तो ये जो सीगेट की जो आपको मशीन आपके सामने है, इट्स अ काइंड ऑफ हार्ड डिस्क ड्राइव। इसके अंदर ये 1000 GB की हार्ड डिस्क ड्राइव है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे केबीज और जीबीज और टीबीज, पता नहीं क्या क्या चीजें होती हैं, तो उसको हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इसकी भी हम हार्ड डिस्क स्पेसिफिकेशन की भी हम बात करेंगे। तो मैं व्हाट आई मीन टू से कि आपको सिर्फ मैं तस्वीरें दिखा दूं, थोड़ा सा आपको अंदाजा हो जाएगा कि रैम कैसी होती है और आपका हार्ड डिस्क कैसी होती है। अगर आप कभी चाहें तो आप एक CPU, आप जो सिस्टम यूनिट होता है, आप उसको ओपन करके आप उसको चेक कर सकते हैं कि क्या आपके कंप्यूटर में ये तमाम चीजें मौजूद हैं या फिर नहीं है। आगे चलते हैं बेटा। अब यहाँ पर देखें, कुछ मेमोरी स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। आपने फॉर एग्जांपल लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर आप बात करते हैं बेटा, तो आपको पता होगा कि जो जानदार होते हैं उसका बेसिक यूनिट क्या होता है, उसको हम कहते हैं बेटा सेल। इसी तरीके से नॉन लिविंग थिंग्स होती है, उनके बेसिक यूनिट को हम कहते हैं एटम, मतलब जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। अब उन सेल्स या फिर एटम्स के अंदर फिर मजीद उसकी कुछ डिस्ट्रीब्यूशन होती है, मतलब न्यूक्लियस होते हैं, उनके अंदर फिर कुछ और ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स वगैरह, राइट। उसके अलावा इलेक्ट्रॉन्स आपके आउटर शेल में मूव कर रहे होते हैं, फिर वो जब इलेक्ट्रॉन्स आपस में एक्सचेंज होते हैं तो फिर करंट क्रिएट हो जाता है, जनरेट हो जाता है, राइट। इसी तरीके से हमारे पास कंप्यूटर की मेमोरी में भी बेटा स्पेसिफिकेशन के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं, तो 2 डिजिट्स इस्तेमाल होते हैं, दैट इज जस्ट 0 and 1। तो एक जो बिट होता है ना बेटा, दैट इज हम उसको कंसिडर कर सकते हैं कि एक एटम के बराबर हम उसको कंसिडर कर सकते हैं। जिस तरह से अगर हम देखते हैं ना, तो आपका कमरा होता है, तो उस कमरे को की दीवारें होती है ना, अब दीवार का जो बेसिक यूनिट होता है वो आपकी एक ईंट होती है या फिर एक ब्लॉक होता है, तो वो ब्लॉक्स मिलकर एक दीवार बन जाती है, फिर 4 दीवारें मिलकर एक कमरा बन जाते हैं, फिर कमरे मिलकर एक घर बन जाता है, और घर मिलकर फिर पूरा आपका मोहल्ला बन जाता है। इसी तरीके से बेटा यहाँ पर इसकी मेमोरी स्पेसिफिकेशन की बात भी करेंगे, तो 2 आपके पास कंपोनेंट्स होते हैं, 0 and 1, जिसको हम बिट कहते हैं, मतलब चाहे वो 0 हो या फिर 1 हो, दिस इज 1 बिट, राइट। जब 4 बिट्स आपस में इकट्ठी होती हैं तो बेटा एक निबल बन जाता है, राइट। अक्सर ये चीज नहीं बताते टीचर्स भी, तो आप जहन में रख लें। हो सकता है कि आपसे सवाल आ जाए तो बेटा 1 निबल इज इक्वल टू व्हाट, सो 1 निबल इज इक्वल टू 4 बिट्स। 4 बिट्स जब आपस में इकट्ठे होते हैं तो एक निबल बनता है, मतलब दिस इज हाफ ऑफ द बाइट। जब 8 बिट्स मिलते हैं बेटा तो एक आपका बन जाता है बाइट। इस तरह से हम देखते हैं ना कि ग्राम्स, एक 1000 ग्राम, जब वो 250 ग्राम मिलते हैं तो फिर एक आपका पास जो एक पाव बन जाता है, फिर हाफ KG, और इसी तरीके से 1000 ग्राम फिर आपका 1 KG बन जाता है।
तो यही भी यहाँ पर भी यही सेम काम हो रहा है बेटा। 4 बिट्स इज इक्वल टू 1 निबल एंड 8 बिट्स इक्वल टू 1 बाइट। अब बाइट यहाँ पर बेटा काउंट होता है, ठीक है। इसको कंबाइन करते हैं तो आपको 1 किलोबाइट बन जाता है, जिसको इन शॉर्ट केबी हम कहते हैं। मतलब केबी इज नॉट कीबोर्ड, केबी इज नॉट करीम बख्श, दिस केबी इज बेसिकली कीबोर्ड। जी बेटा जरूर आपके साथ शेयर होंगी, आपको मिलेंगी बिल्कुल। आप डोंट वरी, व्हाटएवर शिट आई शेयर विद यू, तो वो आपके साथ आपके ग्रुप पे भी शेयर होगा। जी शकीला याद क्या करिए जी। तो बेटा जब 1000 बाइट्स मिलते हैं करीम बख्श एग्जैक्टली बेटा, तो ये जो केबी है ये करीम बख्श नहीं है, ये कीबोर्ड नहीं है, ये वाला केबी जो है वो किलोबाइट है बेटा। मतलब जहां पर भी वर्ड किलो आ जाता है तो इट मीन 1000, ये जहन में बैठाते हैं। लेकिन एग्जैक्टली दैट इज 1024 बाइट्स, ठीक है। लेकिन हम इन शॉर्ट हम उसको 1000 बाइट्स भी, अगर आपके पास ऑप्शन आ जाए 1024 या फिर 1000 तो आप 1024 को आप टिक कीजिएगा, राइट बेटा। वरना फिर कोई भी एक दोनों में से हो सकता है। सर मैं कह रही हूँ कि इनको रट लें जी बेटा, आप इसको रट लें, आप इसको अंडरस्टैंड कर लें। अंडरस्टैंड करें तो बहुत अच्छी बात है, अगर अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है तो आप उसको रट्टा भी लगा सकती हैं। इट्स अप टू यू, व्हाटएवर यू वांट, व्हाटएवर द वे यू वांट टू मीन कवर इट, आप कर सकते हैं। फिर बेटा देखिए 1024 फिर किलोबाइट जब मिलते हैं तो 1 मेगाबाइट 1 MB बन जाता है। अब ये MB मौला बख्श नहीं है, ये फिर मदिया बलोच भी नहीं है, दिस इज बेसिकली मेगाबाइट, ठीक है। तो आपके पास इस तरह से जब मेगा कितने में MBs की होती है तो आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि वो कितने बाइट्स होंगे या फिर कितने किलोबाइट्स इसके अंदर मौजूद होंगे। ओके फिर 1024 जब मेगा बाइट्स आपस में इकट्ठे होते हैं बेटा, जब हम उनको मिलाते हैं तो 1 गीगाबाइट बन जाता है, GB 1 GB इज देयर। फिर 1024 GBs व्हेन कंबाइंड टुगेदर देन इट मेक्स 1 TB या फिर हम उसको 1 टेराबाइट कहते हैं। फिर 1024 टेराबाइट जब हम मिलते हैं, ये हम उनको स्टोर करते हैं तो वो फिर बन जाता है 1 पेटाबाइट या फिर 1 TB हम इसको कह सकते हैं बेटा। तो यहाँ तक अब तक आपके पास जो मेमोरी स्पेसिफिकेशंस हैं, तो टेराबाइट्स टीबीज के अंदर आपके पास हार्ड डिस्क मौजूद हैं, लेकिन अब शायद पेटाबाइट्स में भी पीबीज में भी आपके पास हार्ड डिस्क हैं। आप कराची या फिर लाहौर से आपको कंफर्म कर सकते हैं, आपको हार्ड डिस्क मिल सकती है। सो बेटा ये स्पेसिफिकेशन है मेमोरी की। और आपके पास हम देखते हैं कि आप जब हम सी ड्राइव चेक करते हैं, डी ड्राइव चेक करते हैं, तो हम देखते हैं कि कितनी जीबी की ड्राइव है, कितना डेटा इसमें ऑलरेडी रिजर्व स्पेस रिजर्व्ड है और कितना डेटा हम इसमें भी स्टोर कर सकते हैं। तो अब आप इन चीजों को अंडरस्टैंड कर लेंगे। कंप्यूटर की हिस्ट्री की बात करते हैं भाई, तारीख की बात करते हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर कब से स्टार्ट हुआ तो देखा जाए तो कंप्यूटर तो बेटा 5000 साल पहले, मतलब 3000 कबल मसीह में तब जो कंप्यूटर का जो आगाज होता है, तो वो अबैकस से आपने नाम सुना होगा अक्सर, ठीक है। तो वो आपका था। फिर उसके बाद फिर 18वीं सदी 17वीं सदी फिर 18वीं सदी कंप्यूटर के डिफरेंट चीजें होती रही हैं। लेकिन कंप्यूटर की जो बेटा हिस्ट्री जो काउंट होती है ना, वो 1940 से लेकर काउंट होती है। मतलब अराउंड 80 साल पहले जो कंप्यूटर की तारीख, मतलब जो मॉडर्न कंप्यूटर जो बनना शुरू हुए थे, तो वहां से फर्स्ट जनरेशन काउंट होती है। अगर सवाल आ जाता है कंप्यूटर की हिस्ट्री से रिलेटेड बेटा, तो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि जनरेशन कब से कब तक चल रही है और उस जनरेशन की क्या खास बात है। तो आपके लिए यही चीजें इंपॉर्टेंट होगी, रादर देन गोइंग टुवर्ड्स द बुक और आप बुक को दोबारा से पढ़ना शुरू करें, आप परेशान हो। तो इंपॉर्टेंट जितने भी टर्म्स हैं वो मैंने सारे यहाँ पर निकाल के आपके लिए स्लाइड में रख दिए हैं, ताकि आप आसानी के साथ उनको अंडरस्टैंड कर लें। बेटा 5 जनरेशन से अब तक जो है, जो आपकी अकॉर्डिंग टू बुक 9, जो आपके एसपी जो सिंटेक्स बुक बोर्ड की जो 9th क्लास की बुक है, 5 जनरेशन, कहीं पर कुछ में आपको 4 जनरेशन भी मिलेंगी, लेकिन हम चूंकि पीएसटी जेएसटी की बात कर रहे हैं, उसके लिए जो आपका सिंटेक्स बुक बोर्ड का जो सिलेबस है जो इंपॉर्टेंट है, जिससे टेस्ट बन रहा है, तो अकॉर्डिंग टू दैट बुक आपके पास 5 जनरेशन हैं। अब उसमें से भी बेटा जो चौथी और 5वीं जनरेशन है ना, वो साइमल्टेनियस चल रही है, मतलब साथ साथ दोनों जनरेशन चल रही हैं। फर्स्ट जनरेशन की हम बात करते हैं 1940 से लेकर और 1956 तक, मतलब 16 साल का जो दौरानिया है, इसमें ये फर्स्ट जनरेशन चल रही है, ठीक है। आपके 40 से मतलब आजादी से पहले जो जनरेशन स्टार्ट हो जाती है और 1956 तक ये जनरेशन चल रही है। इस जनरेशन की क्या खास बात है बेटा? इस जनरेशन की खास बात है वैक्यूम ट्यूब्स, ठीक है। मतलब वैक्यूम ट्यूब्स, अगर जो आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं, दीज आर बेसिकली वैक्यूम ट्यूब्स, इनके अंदर वैक्यूम होता था। और अब ये वैक्यूम ट्यूब्स इस्तेमाल करने की वजह से कंप्यूटर के साइजेस बहुत ज्यादा बड़े होते थे।
इनकी परफॉर्मेंस कम होती थी, मतलब इतने ज्यादा फास्टर नहीं थे, लेकिन साइज जो ये ऑक्यूपाई करते थे वो बहुत बड़े साइजेस होती थी, मतलब एक एक कमरे, एक एक वॉल के साइजेस के ये कंप्यूटर्स होते थे। इनकी परफॉर्मेंस इतनी स्ट्रांग नहीं होती थी, क्योंकि आप देखें टेक्नोलॉजी इसी तरह से ग्रो करती है। आप मोबाइल फोन्स को अगर आप देख लें तो सबसे पहले जो लैंडलाइन आपके पास कंप्यूटर फोन्स थे, फिर कीपैड वाले फोन आना शुरू हुए, फिर आहिस्ता आहिस्ता पहले बहुत बड़े बड़े भारी फोन थे, फिर छोटे से होने शुरू हुए, फिर उसके बाद हम स्मार्टफोन की तरफ आ गए। तो इस तरह से जिद्दत बेटा आती जाती है। तो जो पहले जनरेशन की खास बात है बेटा, उसको आप ज़हन में बता दें, दैट इज वैक्यूम ट्यूब। अब ये जो है आपकी फर्स्ट जनरेशन है। सेकेंड जनरेशन में जब हम चले जाते हैं 1956 से लेकर और 1963 तक, मतलब 1956 टिल 1963, 7 साल का ये जो ड्यूरेशन है बेटा आपकी सेकेंड जनरेशन चल रही है। अब इस जनरेशन में क्या खास बात है बेटा, इस जनरेशन में खास बात है ये ट्रांजिस्टर, मतलब वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस कर दिया गया था ट्रांजिस्टर के थ्रू। अब ट्रांजिस्टर, एक ट्रांजिस्टर के अंदर मल्टीपल जो वैक्यूम ट्यूब्स के सर्किट्स मौजूद थे, तो वो भी उसकी साइज छोटी थी। अब जब बहुत सारे वैक्यूम ट्यूब्स हटाकर उसकी जगह पर कुछ लिमिटेड आपने ट्रांजिस्टर्स लगा दिए, तो आपकी कंप्यूटर के साइजेस श्रिंक होना शुरू हुए हो गए, छोटे साइजेस होना शुरू हो गए, मतलब बड़े बल्क हैवी ह्यूज साइज के कंप्यूटर से छोटे हो गए, और उनकी परफॉर्मेंस भी इंप्रूव हो गई, मतलब उसकी एफिशिएंसी में भी इजाफा हुआ और कॉस्ट भी थोड़ा सा कम हो गई थी। दिस वाज इन सेकंड जनरेशन। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट जो बात यहाँ पर है सेकंड जनरेशन में, कि असेंबली लैंग्वेज बेटा, ये असेंबली वो वाली असेंबली नहीं जो हम स्कूल के अंदर करते हैं। असेंबली लैंग्वेज एक मशीन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है, जो कि कंप्यूटर की के थ्रू जिसपे हम कम्युनिकेशन करते हैं। तो असेंबली लैंग्वेज बेटा इस जनरेशन के अंदर इंट्रोड्यूस होती है। इसके अलावा फोर्ट्रॉन लैंग्वेज जो है वो भी इसी जनरेशन में इंट्रोड्यूस होती है। फोर्ट्रॉन इज बेसिकली फार्मूला ट्रांसलेशन लैंग्वेज, मतलब केमिस्ट्री और फिजिक्स से जो फार्मूलाज होते थे बेटा उनको ट्रांसलेट करके उन पर कंप्यूटराइज कर काम किया जा रहा होता था। अब ये लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं हो रही होती ना, तो फार्मूला से फॉर उठा दिया गया और ट्रांसलेशन से ट्रॉन उठाकर एक वर्ड बना दिया गया, दैट वाज फार्मूला ट्रांसलेशन लैंग्वेज। थर्ड जनरेशन की हम तरफ हम चलते हैं बेटा, तो थर्ड जनरेशन दोबारा 7 साल का ड्यूरेशन है, 1964 से लेकर और 1971 तक। ये 3 जनरेशन आपको बहुत अच्छे से याद होना जरूरी है। उसके बाद फोर्थ एंड फिफ्थ तो वैसे भी बहुत आसान है, आप उसको जो मॉडर्न मतलब जनरेशन है तो आप आसानी से इनको समझ जाएंगे बेटा। अब यहाँ पर देखिए पहली जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस किया गया था, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स के साथ। फिर थर्ड जनरेशन में आईसी आ जाती है बेटा, इंटीग्रेटेड सर्किट्स आ जाते हैं। आईसी आप देख रहे हैं यहाँ पर, अक्सर आप लोगों ने अपने मोबाइल फोन्स में, अपने कंप्यूटर्स में आप लोगों ने आईसी सर्किट्स आपने देख, वो शॉप पे आप जाए बोलते हैं सर आईसी जल गई है, मतलब उसके जो वो शॉर्ट जो सर्किट होता है, अब वो आईसी में बेटा मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स मौजूद होते हैं, सर्किट्स मौजूद होते हैं। इस वजह से कंप्यूटर के साइज ज्यादा छोटे हो गए, और वो एक टेबल के अंदर अब हम उस कंप्यूटर को रख सकते थे, मतलब इतने छोटे कंप्यूटर्स अब हो चुके थे, उनके परफॉर्मेंसेस और ज्यादा इंप्रूव हो गई। अब इस थर्ड जनरेशन में बेटा देखिए आईसीज आ जाती हैं। इसके अलावा कोबोल एक जो है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये भी एक लैंग्वेज बना दी जाती है। इसके अलावा पास्कल लैंग्वेज जो है वो भी इंट्रोड्यूस होती है इसी जनरेशन में, और कीबोर्ड जो है वो भी इस थर्ड जनरेशन में आ जाता है बेटा। मतलब अगर सेकंड जनरेशन और फर्स्ट जनरेशन की हम बात करेंगे तो वो मैकेनिकल कंप्यूटर्स होते थे बेटा। आईसी स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है, मतलब उसके अंदर इंटीग्रेटेड एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट होते हैं सर्किट्स, छोटे छोटे, वो मिलियंस ऑफ सर्किट्स या फिर मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स उनको मिलाकर एक आईसी बना दी जाती थी। ओके, तो ये हमारा था थर्ड जनरेशन का इंट्रोडक्शन। उसके बाद आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास मॉडर्न कंप्यूटर्स आने शुरू हो जाते हैं बेटा। फोर्थ जनरेशन जो है वो चल रही है 1971 से लेकर और अब तक चल रही है, मतलब अराउंड 50 साल हो चुके हैं जो फोर्थ जनरेशन चल रही है। मतलब जब से माइक्रो प्रोसेसर इंट्रोड्यूस हो गया, अब जब माइक्रो प्रोसेसर ये जो आपको नजर आ रहा है ना इंटेल का माइक्रो प्रोसेसर, दिस इज बेटा माइक्रो प्रोसेसर, जो उसको हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। कंप्यूटर जो अपनी यादाश्त, जो अपने डिसीजंस होता है वो यहाँ से कर रहा होता है। अब माइक्रो प्रोसेसर इस जनरेशन में आ गया, थर्ड फोर्थ जनरेशन। इसके अलावा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, C++, जावा, राइट, विजुअल बेसिक, ये तमाम जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो इस फोर्थ जनरेशन में हमारे पास आ जाती हैं। उसके साथ जो फिफ्थ जनरेशन बेटा चल रही है वो भी 1971 से लेकर अब तक 4 साल चल रही है, बट दिस स्टार्ट्स बेसिकली फ्रॉम 2000, अर्ली 2000 के बाद क्या था, कंप्यूटर को की इंडस्ट्री में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक कॉन्सेप्ट आना शुरू हुआ। मतलब जिस तरह से इंसान है ना, अब इंसान अगर देखे कि आप जिस कमरे में बैठे हैं वहां अचानक आग लग जाती है, तो आप फौरन से डिसीजन आपका दिमाग करेगा कि मुझे यहाँ से भागना चाहिए, मुझे यहाँ से निकलना चाहिए, मुझे अगर प्यास लगी है तो मुझे इसके लिए पानी के लिए जाना चाहिए, राइट।
कंप्यूटर ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। आग आग जल जाए, कुछ भी धमाका हो जाए, कंप्यूटर वहीं का वहीं रहेगा, वो कोई भी अपनी तरफ से डिसीजन नहीं कर सकता। अब कंप्यूटर को के लिए क्या किया गया था कि एक जो है उसको इस काबिल बनाया गया कि कंप्यूटर खुद से फैसले कर सके, खुद से डिसाइड कर सके। बेटा दिस इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कंप्यूटर को मसनूई जहानत बेटा प्रोवाइड की जा रही है, तो इस पे काम चल रहा है। रोबोटिक्स की अगर हम बात कर लें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात कर लें, मिसाइल टेक्नोलॉजी की बात कर लें, तो ये तमाम जो है आपकी 5th जनरेशन से स्टार्ट होता है बेटा। तो यहाँ पर दिस इज इंट्रोडक्शन अबाउट योर हिस्ट्रीज, जो कंप्यूटर की मल्टीपल हिस्ट्रीज है, जनरेशन है, उन सबको हम यहाँ पर इन शॉर्ट हमने बहुत कम ड्यूरेशन में हमने पांचों हिस्ट्रीज को, पांचों जनरेशंस को हमने यहाँ पर देख लिया बेटा। मजीद हम आगे चलते हैं, कोई सवाल यहाँ तक अगर हो तो आप पूछ सकते हैं इन जनरेशन से रिलेटेड। फर्दर आप इस हैंडआउट को भी पढ़िएगा और आप आपस में फिर ग्रुप पर डिस्कशन भी कर सकते हैं। आगे चले, नो एनी कंफ्यूजन? ओके गुड, राइट। चलिए बेटा अब हम सीपीयू की बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि इनपुट और आउटपुट की तो हमने बात कर ली थी ना। अब हम देख लेते हैं कि भाई माइक्रो प्रोसेसर या फिर सीपीयू जो होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो क्या होता है। अब बेटा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या फिर माइक्रो प्रोसेसर वाज इन्वेंटेड इन 4th जनरेशन। अभी हमने बात की थी ना कि चौथी जनरेशन में ये बन जाता है। इट वाज मेड अप ऑफ सिलिकॉन कंसिस्टिंग मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स ऑन सर्किट। ठीक है, जो सिलिकॉन का जो मेटल है वो उसका बना हुआ है और इसमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स इसमें का सर्किट मौजूद है। अब सीपीयू के बेटा 5 पार्ट्स होते हैं, 5 इसके हिस्से होते हैं सीपीयू के। ये बात अक्सर टीचर्स को नहीं पता होती है। बेटा सीपीयू का जो सबसे पहला पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं एएलयू, मतलब अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। अब एएलयू क्या करता है, कंप्यूटर की जितने भी हम कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं बेटा, वो आपके कंप्यूटर के इस पोर्शन के अंदर वो परफॉर्म होती हैं। मतलब वहां पर जाकर कंप्यूटर अर्थमेटिकल और लॉजिकल, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ग्रेटर, लेस देन, एवरेज, इक्वल होता है ना कंप्यूटर के प्रोसेसर का, बेटा वो परफॉर्म करता है। उसका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इसके टास्क को परफॉर्म करना, कैलकुलेशंस को परफॉर्म करना। सेकंड जो उसका पार्ट होता है उसको हम कहते हैं सीयू, या फिर हम उसको कंट्रोल यूनिट भी कह सकते हैं बेटा। कंट्रोल यूनिट क्या कर रहा होता है, कंट्रोल यूनिट बेसिकली इज कंट्रोलिंग डिवाइस which transfer it's control transfer of data from one component to another component। अब डेटा जो है वो जो ट्रांसफर होता है ना बेटा कंप्यूटर की एक डिवाइस से एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट की तरह जब वो ट्रैवल करता है, तो उस तमाम को वो कंट्रोल यूनिट बेटा उसको कंट्रोल कर रहा होता है। नाम से आपको पता चल रहा है कि एक ऐसा यूनिट है जो पूरे सिस्टम के ऑपरेशंस को मतलब कंट्रोल कर रहा होता है, कंट्रोलिंग अथॉरिटी होता है और उसको चला रहा होता है, दैट इज कॉल्ड कंट्रोल यूनिट। अब ये सवाल बेटा, सवाल ये भी आ सकता है कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं माइक्रो प्रोसेसर के, सीपीयू के कौन से पार्ट्स होते हैं, और उन पार्ट्स से रिलेटेड ये भी आ जाता है कंट्रोल यूनिट क्या काम कर रहा होता है, एएलयू क्या काम करता है, क्लॉक। अब क्लॉक बेटा थर्ड इसका यूनिट कंपोनेंट है आपके माइक्रो प्रोसेसर का। क्लॉक का क्या काम होता है, क्लॉक बेटे पल्सेस एएलयू समझा दूं बेटा। एएलयू अगर हम उसको देखें तो एब्रिविएशन है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट्स। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं भाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ठीक है, ये हमारे पास होते हैं अर्थमेटिकल। लॉजिकल क्या होते हैं, इक्वल, ग्रेटर, लेस देन, ठीक है, हायर, लेसर। तो ये तमाम यहाँ पर सॉर्टिंग, ये तमाम काम अब जब कंप्यूटर इसको इस तरह का जब ऑपरेशन मिलता है, टास्क करने के लिए मिलता है, तो कंप्यूटर अपने माइक्रो प्रोसेसर के एएलयू यूनिट की तरफ वो तमाम इंस्ट्रक्शंस को भेज देता है। अब कंट्रोल यूनिट का ये काम होता है कि वो उनके ट्रांसफरेंस जो है वो डेटा की एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट की तरफ उनको कंट्रोल करे। तो मतलब एएलयू की तरफ भी जो डेटा जाना होता है वो कंट्रोल यूनिट के थ्रू जा रहा होता है बेटा। ठीक है, तो ये काम होता है आपका अर्थमेटिकल और लॉजिकल यूनिट्स का। क्लॉक क्या करता है, क्लॉक जिस तरह से आपके हार्ट बीट होती है ना बेटा, तो आपकी इसी तरीके से क्लॉक जो है वो माइक्रो प्रोसेसर की काइंड ऑफ हार्ट बीट, वो पल्सेस को जनरेट कर रहा होता है। जिस तरह आपकी ईसीजी होती है ना, उसमें पल्सेस जनरेट हो रही होती हैं, आपको पता चलता है कि आपका दिल काम कर रहा है अभी तक। तो कंप्यूटर भी बेटा जो क्लॉक होता है वो माइक्रो प्रोसेसर के पल्सेस को, और उन पल्सेस को हम काउंट करते हैं हर्ट्ज के अंदर। मतलब फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात कर लें तो मूव कर रही है रिपीट स्पीड के साथ, तो वो आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाती है। तो इस क्लॉक को हम गीगाहर्ट्ज में, मेगाहर्ट्ज में हम इसको काउंट कर रहे होते हैं। ठीक है, हर्ट्ज में इसकी जो इसकी यूनिट होता है, देख लिया उसके। तो जितनी ज्यादा स्पीड होती है क्लॉक
उतनी ही आपके प्रोसेसर का ज्यादा स्पीड के साथ आपका ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहा होता है। फोर्थ जो बेटा यूनिट माइक्रो प्रोसेसर का, उसको हम कहते हैं रजिस्टर। रजिस्टर इज बेसिकली काइंड ऑफ मेमोरी, लेकिन एक ऐसी मेमोरी होती है जो कि ऐसा डेटा अपने पास रखती है जो करंटली इस वक्त मौजूद होता है। अब कंप्यूटर क्या करता है, मतलब एक ही वक्त में मल्टीटास्किंग का हम काम करते हैं ना, मल्टी थ्रेडिंग हम उसको कहते हैं, मतलब एक ही वक्त में एक से ज्यादा काम परफॉर्म करना। अगर आप यहाँ पर देखें, मैं एक ही वक्त में जूम एप्लीकेशन भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं इस वक्त ऑपरेटिंग जो पावर पॉइंट स्लाइड है वो भी मैं चला के बैठा हूँ, मैंने एक ब्राउजर भी ओपन किया हुआ है, मैंने यहाँ पर वर्ड की फाइल भी ओपन की है, मैं किसी को ईमेल भी, तो ये एक ही वक्त में मल्टीपल टास्क परफॉर्म हो रहे हैं। अब रजिस्टर क्या काम करता है, तो तमाम चीजों को उठाकर रजिस्टर अपने पास नहीं रखता। इंटरनेट की प्राइमरी एक मेमोरी, इट्स काइंड ऑफ मेमोरी, लेकिन वो तमाम डेटा को अपने पास नहीं रखता, सिर्फ ऐसे डेटा को अपने पास रखता है जो करंट टाइम में, उस रन टाइम में जो जिसपे काम हो रहा है, तो सिर्फ उसको अपने पास होल्ड करके रख लेता है। मतलब इस वक्त जैसे मैंने पीपीटी पावर पॉइंट की मैंने स्लाइड ओपन की है, तो इस वक्त रजिस्टर में सिर्फ पीपीटी की फाइल है, बाकी ब्राउजर या जितनी भी चीजें हैं वो तमाम जो है वो कंप्यूटर के पास इस वक्त मौजूद नहीं है, उस पर काम नहीं कर रहा बेटा। आगे देखें, एक और मेमोरी है जिसको हम कहते हैं कैशे। कैशे एक ऐसी मेमोरी है बेटा जो कि जिसको हम L1 L2 भी हम इसको कह रहे होते हैं। तो कैशे मेमोरी का क्या काम होता है, कैशे मेमोरी जो है वो एक इंटरमीडिएट मेमोरी होती है, दरमियानी मेमोरी होती है, जो कि माइक्रो प्रोसेसर के अंदर मौजूद होती है। रजिस्टर जो मेमोरी है वो माइक्रो प्रोसेसर से आउटसाइड होती है, लेकिन कैशे कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर के इनसाइड मौजूद होती है, जो कि कम्युनिकेशन करवाती है रजिस्टर को और सीपीयू को आपस में। राइट बेटा, तो ये जो कंपोनेंट्स हैं माइक्रो प्रोसेस आई मीन माइक्रो प्रोसेसर के या फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के, अब आपके सामने है, आप इनको फर्दर मैं आपको कुछ मटेरियल सेंड करूंगा, तो आप उसमें से स्टडी कर लीजिएगा। बसेस, अब यहाँ पर देखें बेटा, बसेस जिस तरह से रोड पर आप देखते हैं ना, बसेस चल रही होती है कराची में, पता नहीं W11 क्या क्या बसेस चल रही होती हैं। तो बेटा या फिर अगर हम इंसान की बॉडी की बात करें, तो आपके बॉडी के अंदर, हाथों के अंदर के कुछ वीन्स होती हैं बेटा, जो कि आपके जो ब्लड होता है ना उसको ट्रेवल करवाती हैं फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट ऑर्गन्स, और डिफरेंट ऑर्गन से हार्ट की तरफ जो ट्रेवल करवा रही होती है। ठीक है, दीज आर बेसिकली, बसेस आर बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक पाथवेज। जिस तरह से बसेस हमारे रोड पर चलती है ना, वो रोडों में शहर के अंदर, तो यहाँ पर इंसान कंप्यूटर के पास जो है वो बसेस जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉनिक पाथवेज होते हैं, जिसपे इन जो बाइनरी नंबर्स होते हैं ना, 0101 किलो बाइट्स मेगा बाइट्स डेटा को ट्रैवल करना होता है, तो उन रूट्स को बेटा कहा जाता है बसेस। अब बसेस तीन तरह की होती हैं, एक बस को हो तो कहते हैं हम कंट्रोल बस, सेकंड बस को हम कहते हैं डेटा बस, और थर्ड बस को हम कहते हैं एड्रेस बस। कंट्रोल बस बेटा क्या काम करती है, कंट्रोल बस जो है वो कमांड देती है बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स टू कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज इन अ कंप्यूटर। अब जितना भी जो डेटा ट्रैवल करना होता है, तो वो इट्स लाइक अ ट्रैफिक सिग्नल, और उस तरह से वो उनको डायरेक्शन दे रही होती है, उसको कंट्रोल कर रही होती है, कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है इस डेटा ट्रांसपोर्टेशन की, डेटा की ट्रांसपोर्टेशन की कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है। जो डेटा बस होती है उसका क्या काम होता है, उससे सिर्फ जिस तरह से एक बोरी उठाकर हम वो ट्रैवल करवा रहे होते हैं ना, तो ये माल जो वो मटेरियल होता है, जो डेटा होता है, उसको ये लेकर चल रहा होता है। इसकी आंखें नहीं होती हैं, ठीक है, ये सिर्फ वजन उठाने का काम कर लेती है। मतलब ये कि वो कैरीज डेटा फ्रॉम बिटवीन प्रोसेसर टू अदर डिवाइसेस एंड फ्रॉम अदर डिवाइसेस टू द प्रोसेसर, या फिर यूनिट मेमोरीज की तरफ वो डेटा को ट्रैवल करवा रही होती है। लेकिन उसको लेकर कहाँ जाना है होता है, मतलब उसकी आंखें क्या होती हैं, तो उसकी आंखें होती है बेटा एड्रेस बस। अब उस एड्रेस बस के पास एड्रेस मौजूद होता है कि कहां पर जाकर इस डेटा को स्टोर करवाना है, मतलब हार्ड डिस्क की जाकर किस स्पेस में हम उस डेटा को स्टोर करवा सकते हैं। राइट बेटा, सो ये जो हमारे पास तीन डिफरेंट बसेस हैं, आपको पता होना चाहिए कि कितनी काइंड्स की बसेस होती हैं, उनके नाम क्या क्या होते हैं, और उनके काम क्या क्या होते हैं। सो आई गेस यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई हैं, तो हम थोड़ा सा सॉफ्टवेयर का भी इंट्रोडक्शन कर लें। इज इट क्लियर? चलें बेटा, फॉर मिनट प्लीज आप इसको थोड़ा सा इस स्लाइड को पढ़ें।
जी सर, आपकी तरफ थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है। चलें, कोई बात नहीं है, आप रिकॉर्डिंग से देख लीजिएगा, काम कर लीजिएगा। राइट बेटा, अब सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर इज बेसिकली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो कंप्यूटर की तरफ जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, या फिर एप्लीकेशंस जो आपके कंप्यूटर में चल रही होती हैं, प्रोग्राम्स जो हमारे कंप्यूटर में चला रहे होते हैं, उनको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर बेसिकली दो तरह के होते हैं, वैसे दो से ज्यादा तरह के भी हैं, लेकिन बेसिक जो दो काइंड्स हैं वो दो हैं। ठीक है, आपकी बुक में जो मौजूद है वो दो ये काइंड्स मौजूद हैं। पहली जो काइंड है उसको हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, और जो दूसरी काइंड है उसको हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बेटा, अब सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब नाम से पता चल रहा है कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो पूरे सिस्टम को चला रहा है, पूरे कंप्यूटर को चला रहा है। मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो आपका कंप्यूटर काम नहीं कर सकेगा। प्रिंटर तब तक काम नहीं कर सकता जब तक उसके पास आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर मौजूद ना हो। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, मतलब कुछ भी, कोई भी डिवाइस, कोई भी हार्डवेयर तब तक काम नहीं कर सकता जब तक उसमें जो है मौजूद ना हो। अब जैसे आप देख लेते हैं कि इंसान के अंदर जब रूह निकल जाती है बेटा, तो उसके तमाम हार्डवेयर जो है वो काम करना छोड़ देते हैं। लेकिन जैसे ही रूह ही जब जब रूह दाखिल कर दी गई आदम अलैहिस्सलाम के बॉडी में, तो फौरन उसके हाथ पैरों की उंगलियां चलना शुरू हो गई। राइट बेटा, तो मतलब उन हार्डवेयर की यूजेबिलिटी प्रोवाइड हो जाती है जब तक आपके पास सॉफ्टवेयर मौजूद होता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इज काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल्स कोऑर्डिनेट ऑल एक्टिविटीज एंड फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर और फंक्शन के जितने भी एक्टिविटीज होती हैं या फिर फंक्शंस होते हैं, वो तमाम जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर उसको मतलब कंट्रोल कर रहा होता है। ये एक मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी हम उसको कह सकते हैं। मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम होता है, जब तक ये मौजूद नहीं होगा तो आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों चीजें काम नहीं कर सकेंगी। आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलाने के लिए भी पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो आप ना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं, ना ही आप अपने हार्डवेयर को यूज कर सकते हैं। प्रिंटर आपका भले घर में मौजूद हो, लेकिन आप नहीं इस्तेमाल कर सकेंगे जब तक आपके कंप्यूटर में, आपके लैपटॉप में सिस्टम सॉफ्टवेयर मौजूद ना हो बेटा। उसके बाद देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी खास मकसद के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ना, किसी खास काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। मतलब क्या, अगर मुझे लेटर प्रिंट करना है तो मेरा जो टास्क है वो मुझे लेटर प्रिंटिंग का है, कोई ईमेल भेजना नहीं है, कोई जो है वो कैलकुलेशंस परफॉर्म करना नहीं है, कोई अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशंस का काम नहीं है, मुझे प्रिंट सिर्फ एक लेटर लिखना है। तो उसके लिए मुझे एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जो कि वर्ड की तरह काम कर सके, मतलब इट्स पेपर टाइप कोई सॉफ्टवेयर हो। तो उसके लिए बेटा हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं। डेटाबेसेस बनाना होती हैं, आपको अपने रिकॉर्ड्स बनाना है तो हम एक्सेल के थ्रू, एक्सेस के थ्रू, या फिर हम ओरेकल और साइबेस और डीबेस के थ्रू हम जो है डेटाबेसेस बनाना शुरू कर देते हैं, स्प्रेडशीट्स या फिर प्रेजेंटेशन। तो अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक टास्क जो हम सॉफ्टवेयर बेटा इस्तेमाल करते हैं, जिसका कोई एक खास मकसद होता है, ऐसे सॉफ्टवेयर्स को हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की अगर हम बात करें बेटा, सो दिस इज द काइंड ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इन शॉर्ट आप ये समझ लें कि ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके बगैर कंप्यूटर ना चल सके, ऐसे सॉफ्टवेयर को सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। और एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके बगैर भी कंप्यूटर चल सके, ऐसे सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अगर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल ना भी हो तब भी आपका कंप्यूटर चलेगा। अगर आपके कंप्यूटर में पेंट ब्रश इंस्टॉल ना हो तब भी कंप्यूटर चलेगा। अगर आपके सिस्टम में एंटीवायरस ना हो तब भी आपका कंप्यूटर चलेगा। अगर आपके कंप्यूटर में ब्राउजर ना हो तब भी आपका कंप्यूटर चलेगा। लेकिन अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो बेटा आपका कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इज इट क्लियर? गूगल क्रोम जी बेटा, ये तमाम जो है वो ब्राउजर्स हैं बिल्कुल एग्जैक्टली जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एक एप्लीकेशन होती है जो आप अपने गूगल ऐप से आप जो है उसको इंस्टॉल कर रहे होते हैं। ठीक है, अब बेटा हम देखते हैं कंप्यूटर की काइंड्स, कि कंप्यूटर की काइंड्स कौन सी हैं बेटा। अब कंप्यूटर की जो काइंड्स है ना, वो दो उसके एस्पेक्ट्स है ना। पहला जो एस्पेक्ट उसका इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, दूसरा इन टर्म्स ऑफ साइज। अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो कंप्यूटर के तीन तरह के काइंड्स हैं। अगर हम साइज की बात करेंगे तो 4 से 5 तरह के डिफरेंट कंप्यूटर्स मौजूद हैं। अब बेटा जो पहली काइंड है जिसको हम कहते हैं एनालॉग कंप्यूटर्स। एनालॉग कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर्स होते हैं जो एनालॉग डेटा को प्रोसेस करवाते हैं। मतलब एनालॉग डेटा वो डेटा जो कंटिन्यूस फॉर्म के अंदर होता है, राइट, और जिसमें फिजिकल क्वांटिटीज वेरी कर रही होती हैं, लाइक प्रेशर की हम बात करें, टेम्परेचर की बात करें, वोल्टेजेस की बात कर रहे हैं, स्पीड की बात करें, वेट की बात करें। ठीक है बेटा, तो ये इन तमाम जब इस तरह के डेटा आप फिजिक्स, आप अगर आपको याद आ रही होगी ना, तो इसके अंदर हम वोल्टेज, टेम्परेचर और प्रेशर की जब हम बात करते हैं तो उसके लिए जो कंप्यूटर्स बेटा यूज हो रहे होते हैं, दीज कंप्यूटर्स आर कॉल्ड एनालॉग कंप्यूटर्स।
राइट। इसके एग्जांपल आप कार के अंदर जो आपके पास एक स्पीडोमीटर होता है, सो दिस इज द काइंड ऑफ योर एनालॉग कंप्यूटर या फिर वोल्ट मीटर। डिजिटल कंप्यूटर कौन से होते हैं? वो कंप्यूटर्स जो कि 0 और 1 पे काम करते हैं, जिसको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से हम कहते हैं ना बेटा। तो ये डिस्क्रीट ऑपरेशंस जो परफॉर्म कर रहा होता है, ऐसी क्वांटिटीज को परफॉर्म कर रहा होता है जो कि बाइनरी नंबर सिस्टम पे चल रही है, 0 और 1 पे चल रही होती है। जो मॉडर्न आपके कंप्यूटर्स हैं वो तमाम आपके डिजिटल कंप्यूटर्स हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर अब इज व्हाट बेसिकली हाइब्रिड, जिस तरह से आपको पता है हाइब्रिड टेक्नोलॉजी आती है, जैसे प्लांट्स के अंदर हाइब्रिड आ जाते हैं, कारें अगर आप देख लें तो उसमें भी कुछ हाइब्रिड कार्स आ जाती हैं जिसमें डिफरेंट टेक्नोलॉजीज को आपस में मर्ज किया जाता है। तो एनालॉग और डिजिटल जब दोनों को मर्ज करके कंप्यूटर बनाए जाते हैं बेटा, तो ऐसे कंप्यूटर्स को हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है, जो कि एनालॉग डेटा पे भी काम कर रहे होते हैं और इसके अलावा डिस्क्रीट डेटा पे भी काम कर रहे होते हैं, मतलब बाइनरी नंबर्स पे भी वो काम कर रहे होते हैं। सो ये जो है सर जो घर के बाहर बिजली का मीटर होता है, जी बेटा ये भी आपका जो है काइंड ऑफ एनालॉग मीटर जो है वो आपको ये इस पे काम कर रहा होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ काइंड्स हैं कंप्यूटर की इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। अब साइज के हिसाब से अगर हम बात करें तो कंप्यूटर की साइजेस में जो सबसे बड़ा कंप्यूटर होता है, जो सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर होता है, जो सबसे हैवी कंप्यूटर होता है बेटा, उसको हम कहते हैं सुपर कंप्यूटर। इस तरह से सुपरमैन होता है ना, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ये तो चलेगी एक मैन क्रिएटेड जो है एक ऐसा करेक्टर बना दिया गया सुपरमैन, अदरवाइज देयर इज नो एनी सुपरमैन इन द वर्ल्ड। ठीक है, अब जो है सुपर कंप्यूटर लेकिन जरूर मौजूद है। सुपर कंप्यूटर्स आर मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर्स, फास्टेस्ट कंप्यूटर एंड द लार्जेस्ट कंप्यूटर इन द वर्ल्ड। ठीक है, इस वक्त जो मौजूद हैं कंप्यूटर्स, उनमें सबसे ज्यादा फास्टेस्ट और लार्जेस्ट जो कंप्यूटर होते हैं बेटा, वो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं। अब इनको ज्यादातर जो साइंटिफिक एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मतलब एरोडायनेमिक्स के लिए, सिमुलेशन के काम के लिए, प्रोसेसिंग ऑफ जियोलॉजिकल डेटा को जो हम इसको इस्तेमाल करने के लिए, वेदर फोरकास्टिंग और न्यूक्लियस रिसर्च के लिए ज्यादातर हम सुपर कंप्यूटर्स को इस्तेमाल करते हैं। सो दिस इज इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर कंप्यूटर। उसके बाद जो दूसरा कंप्यूटर आता है जो उससे साइज में थोड़ा सा छोटा होता है, दिस इज कॉल्ड मेन फ्रेम कंप्यूटर, राइट बेटा। अब मेन फ्रेम के अंदर क्या होता है, एक ही वक्त में हम मल्टीपल टर्मिनल्स को हम कनेक्ट करवा सकते हैं। मतलब जिस तरह से आपका जो सीपीयू होता है ना, या फिर जो आपका पर्सनल कंप्यूटर पीसी जिसको हम कहते हैं, तो उसके साथ एक ही टर्मिनल कनेक्ट होता है। लेकिन व्हाट वी से जो आपको मॉनिटर्स होते हैं उनको मैं टर्मिनल या कंप्यूटर कह रहा हूँ, लेकिन इसमें मल्टीपल टर्मिनल्स, मल्टीपल यूजर्स एक ही वक्त में इसमें कनेक्ट होकर काम कर सकते हैं बेटा। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर मल्टी यूजर एंड मल्टी प्रोसेसर कंप्यूटर। इसमें एक से ज्यादा प्रोसेसर्स भी इस्तेमाल हो रहे होते हैं। दे आर यूज्ड इन बैंक्स, जहां पर लार्ज डेटा, ह्यूज डेटा को बेटा प्रोसेस करवाना होता है। लाइक आपके पास जो ह्यूज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, या फिर आपके पास नादरा काइंड ऑफ जो आपका जो डिपार्टमेंट है, वहां पर ये मेन फ्रेम कंप्यूटर्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं बेटा, जो कि जिनको ह्यूज डेटा पे काम करना होता है, डेटा बैंक पे जिसको काम करना होता है, डेटा माइनिंग पे जिनको काम करना होता है, तो उनके उन ऑर्गेनाइजेशंस में ये जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं। मिनी कंप्यूटर इज स्मॉलर देन मेन फ्रेम कंप्यूटर, लेकिन ये सुपर जो माइक्रो कंप्यूटर उससे थोड़ा सा साइज में बड़ा होता है। मिनी कंप्यूटर्स आर स्मॉलर देन मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर पीसी है नहीं बेटा, मेन फ्रेम कंप्यूटर पीसी नहीं है। पीसी इज योर पर्सनल कंप्यूटर, जो आजकल आपके घरों में मौजूद होता है, जो आपके ऑफिस में, आपके कॉलेजेस में, जो आपके लैब्स के अंदर मौजूद होते हैं बेटा, उनको हम कहते हैं पीसी, पर्सनल कंप्यूटर, जो आपके टेबल पर आ जाते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर या वो आपके टेबल पे नहीं आ सकते बेटा। इट्स काइंड ऑफ फ्रिज साइज कंप्यूटर, जो फ्रिज के साइज के कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, इसमें प्रोसेसर्स भी इसमें एक से ज्यादा होते हैं और उसमें एक से ज्यादा यूजर्स एक ही वक्त में कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन पर्सनल कंप्यूटर में, पीसी में ऐसा नहीं होता। अब मिनी कंप्यूटर क्या है बेटा? मिनी कंप्यूटर जो है वो माइक्रो से मेन फ्रेम कंप्यूटर से स्मॉलर होते हैं, छोटे होते हैं, और जो है लेकिन दीज आर मोर पावरफुल देन माइक्रो कंप्यूटर्स। जो हमारे जो माइक्रो कंप्यूटर्स हैं, जो जिनको हम पीसी कंप्यूटर भी कहते हैं, पीसी पर्सनल कंप्यूटर, उनसे ये ज्यादा पावरफुल होते हैं। मिनी कंप्यूटर्स आर यूजुअली यूज मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें एक से ज्यादा यूजर सेट एक ही वक्त में कनेक्ट हो सकते हैं। तो आपके ट्रेजरीज जो अकाउंट्स ऑफिसेज होते हैं, वहां पर ये मिनी कंप्यूटर इस्तेमाल हो रहे होते हैं बेटा। कंप्यूटर्स यूजर्स कैन यूज द माइक्रो कंप्यूटर्स थ्रू टर्मिनल्स। आपको बैंक्स में भी जो है जो ब्रांचेस होती हैं, उनमें भी मिनी कंप्यूटर इस्तेमाल हो रहे होते हैं। आपके जो अकाउंट्स ऑफिसेज होती हैं, वहां पर भी मिनी कंप्यूटर्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं बेटा।
अब माइक्रो कंप्यूटर इज बेसिकली, हम उसको माइक्रो क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सेकंड के माइक्रोथ पार्ट के अंदर, मतलब इतने छोटे पार्ट में ये अपने एग्जीक्यूशन परफॉर्म करता है, मतलब टास्क को परफॉर्म कर रहा होता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पीसी, मतलब पर्सनल कंप्यूटर भी हम उसको कहते हैं। ये वो कंप्यूटर बेटा जो आजकल आपको नजर आ रहे होते हैं ना, ये आपका कंट्रोल यूनिट होता है, मतलब सिस्टम यूनिट हम उसको कह सकते हैं। ये कीबोर्ड होता है, और ये आपके पास व्हाट वी कैन से के प्रिंटर, सॉरी आई मीन टू से डिस्प्ले आपको मिल रहा होता है, स्क्रीन आपकी जो है वो आपके यहाँ पर मॉनिटर है ये, ठीक है। द यूज ऑफ माइक्रो प्रोसेसर हैज मेड कंप्यूटर्स चीपर एंड फास्टर एंड मोर रिलायबल। माइक्रो प्रोसेसर आने की वजह से अब ये जो है, ये मशीन्स जो है, ये कंप्यूटर्स जो है वो ज्यादा आसान हो गए, सस्ते हो गए, ज्यादा तेज हो गए, और ज्यादा रिलायबल, बेहतर काम हम इस पर परफॉर्म करवा सकते हैं बेटा। यहाँ तक जो था थोड़ा सा काम था हमने किया। अब हम मूव करते हैं बेटा टेस्ट की तरफ। आखिर में हम थोड़ा सा टेस्ट ले लेते हैं कि हमने इसको कितना इफेक्टिवली अंडरस्टैंड, ऑल्दो वी हैव आवर टाइम इज ओवर, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं जल्दी से इसको फिनिश करवा दूं बेटा। Question number 1 is the device that converts hard copy into the soft copy is called what? मतलब हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में जो डिवाइस कन्वर्ट कर देती है उसको हम क्या कहते हैं बेटा? ऑप्शन ए इज प्रिंटर, ऑप्शन बी इज प्लॉटर, ऑप्शन सी इज स्कैनर, ऑप्शन डी इज बारकोड रीडर। G. Maria says scanner. Option C. What from others? Plotter. Sana says scanner, scanner, scanner. Exactly, beta. The option number C, that is scanner, is the right answer, जो कि हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है बेटा। प्लॉटर जो होता है वो इट्स अ काइंड ऑफ प्रिंटर, इट्स नॉट अ स्कैनर। Volatile memory. Question number 2 is volatile memory is what? Volatile memory. A is option A is permanent. Option B is loses control content when all the power is disconnected. Option C is processes large storage, and option D is means a hardware resources. What is that one? Okay, B, very good. That loses contents. Exactly बेटा, जैसे ही लाइट चली गई तो आपके रैम के अंदर जितना भी डेटा था वो सारा गुम हो गया। आपने कहा अरे मैंने जो वर्ड पे इतना टाइप किया था कहाँ चला गया भाई, वो आपका उड़ गया। हम उसको कहते हैं ना, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम उड़ जाता है, तो बेटा उड़ने से ये नहीं होता कि उसको पर लग गया और वो वहां से उड़ना शुरू हो गया, मतलब आपका डेटा लूज हो गया, आपने उसको जाया कर दिया, राइट। इट्स अ काइंड ऑफ गजनी, जिस तरह आपने देखा होगा ना बेटा, गजनी फिल्म में वो सना चोट लगती है और उसको सारी याददाश्त चली जाती है। सो रैम भी बेटा इसी तरह की एक चीज है जिसको हम कहते हैं। मीडिया प्लेयर्स आर what I mean to say, option A is G, volatile memory. Option A is business software, option B is education software, option C is entertainment software, and option D is productivity software. Very good बेटा, बहुत अच्छे आपके responses आ रहे हैं। That is option number C. So this is a kind of entertainment software. Question number 4, move toward the number 4. The programs that are generally installed to manage and maintain overall computer resources, बेटा तमाम resources को इस्तेमाल करने के लिए जो प्रोग्राम यूज होते हैं, इंस्टॉल होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? Option A is operating system, option B is utility program, option C is language, and option translators, and option D is driver, device driver. Good. चलें बेटा, आप लोगों के जो रेस्पॉन्सेज आ रहे हैं उससे मुझे अंदाजा हो रहा है कि मेरी मेहनत जो है वो वसूल हो गई है और आप लोगों ने इन चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ट्रांजिस्टर्स वर इंट्रोड्यूस इन विच जनरेशन बेटा? ऑप्शन ए इज थर्ड, ऑप्शन बी इज फर्स्ट, ऑप्शन सी इज फोर्थ, एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज। वेरी गुड सैयद, नाइस। जी बेटा एग्जैक्टली, क्योंकि हमने देखा था कि ट्रांजिस्टर्स जो है वो सेकंड जनरेशन में आते हैं, तो वो ऑप्शन में यहाँ पर मौजूद नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, a collection of wires connecting the CPU with the main memory that is used to identify particular location is called what? जी कायनात, जी बेटा, तो यहाँ पर देखिए collection of wires connecting the CPU with the main memory that is used to identify a particular location, जो किसी लोकेशन पे डेटा को लेके जाती है उसको हम क्या कहते हैं बेटा? ऑप्शन ए इज कंट्रोल बस, ऑप्शन बी इज डेटा बस, ऑप्शन सी इज एड्रेस बस। वेरी गुड बेटा, एड्रेस बसेस, यू ऑल आर वेरी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनएक्सपेंसिव एंड मोस्ट कॉमनली यूज कंप्यूटर्स आर व्हाट बेटा? कम एक्सपेंसिव मतलब चीपर कंप्यूटर्स और ज्यादा इस्तेमाल होने वाले कंप्यूटर्स को हम क्या कहते हैं? दीज आर पीसीज या फिर माइक्रो कंप्यूटर। वेरी गुड, ऑप्शन डी, बहुत आला बेटा, बहुत आला। ये क्वेश्चन आप फर्दर आप इसको देख लीजिएगा, आप खुद से इसको कर लीजिएगा बेटा।
एक और सवाल यहाँ पर देखें। यहाँ पर बेटा दो कॉलम्स है ना, कॉलम ए एंड कॉलम बी, आपको क्या करना है, इनको मैच करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कॉलम ए के जो पहले इसके बात करते हैं उसको मैं वन को मैं सॉल्व करूंगा बेटा, बाकी आप लोग खुद से कर लीजिएगा। अर्थ में ए एल यू इज वॉट, ए एल यू हम इसको ऑप्शन बी में कॉलम बी में कहाँ पर हम इसको कनेक्ट करवा सकते हैं, तो दिस इज अर्थ परफॉर्मिंग अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल, आई मीन डी के साथ हम इसको कनेक्ट कर लेंगे तो हम यहाँ पर इसके साथ करवा देंगे बेटा, तो आप इसको खुद से मजीद कर लीजिएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे सेशन। आई होप सो कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आपको काफी चीजें कंप्यूटर के बारे में आपको नई इन्फॉर्मेशन मिली होंगी, काफी चीजें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू वेरी मच मारिया। जो लोग जिनके फर्स्ट सेशंस थे आज, तो आपके साथ मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी हो गया। आई एम मोहम्मद इस्माइल अंसारी. I'm a professor in a government college. I work with the Bureau of Curriculum. Besides this, I'm a trainer in Sakhar from Sakhar IBA. I'm a trainer of Allama Iqbal Open University. I work with Sindh University as well. So आपके जो करिकुलम्स डिजाइन होता है बेटा, ये जो कंप्यूटर का ये जो करिकुलम डिजाइन है ये सारा हमारी तरफ से बना हुआ है, हम ही ने इसको सारा डिजाइन किया है। सो थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह अगले सेशन में मतलब कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज, खुश रहें और अपने अपना बहुत अच्छा ख्याल रखें बेटा।